ठीक। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन ये होती है कि सपोज हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऐसे केस, ऐसी सिचुएशन में पढ़ते हैं जब हमें किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, लेकिन उस इवेंट के होने से पहले कोई प्री एग्जिस्टिंग इवेंट हो चुका होता है, तब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की जरूरत होती है। कि मान लो हमें एक कार्ड का डेक है, डेक ऑफ कार्ड्स है, उसमें हम पहले से ही रेड कलर का एक कार्ड निकाल लें। ठीक है, हम लोग पहले से एक रेड कलर का कार्ड निकाल लें और उसके बाद हम ये कहें कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो अब कार्ड निकलेगा वो रेड कलर का हार्ट होगा। ठीक, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी पे जो लास्ट प्रोबेबिलिटी रेड कलर का कार्ड निकालने की हुई थी उसका असर पड़ेगा, जिस वजह से हम लोगों को इसको स्टडी करने से पहले ये पहले से इसको स्टडी करना पड़ेगा। जो एक इवेंट प्री ऑर्डर में हो चुका है, जो इवेंट एक पहले हो चुका है, उसकी वजह से आने वाले इवेंट्स पे जो फर्क पड़ता है और उन इवेंट्स की जब प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती है, उसी को हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ते हैं। डेफिनेशन कही जाए तो दो इवेंट्स अगर हमारे पास हैं ए और बी, कंडीशन प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन की बात की जाए तो अगर सपोज करो, सपोज वी हैव टू इवेंट्स, वी हैव टू इवेंट्स, इवेंट ए एंड इवेंट बी, such that event b has already occurred, such that event b has already occurred before occurring ऑफ इवेंट ए। मतलब इवेंट बी एक ऐसा इवेंट है जो कि बी के ए के होने से पहले ही हो चुका है। इवेंट बी एक ऐसा इवेंट है जो पहले ही हो चुका है जबकि ए वाला इवेंट अभी नहीं हुआ है। देन अब जब हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकालेंगे, वो एक्चुअली में अगर कहा जाए, परफेक्ट वर्ड्स में कहा जाए, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए नहीं है, वो है देन प्रोबेबिलिटी, वो एक्चुअली में है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। इस तरह की चीज है वो एक्चुअली में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। वो एक्चुअली में ये चीज है, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी जब इवेंट बी ऑलरेडी हो चुका है। इट इज रिप्रेजेंटेड, इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी। ये स्लैश का साइन कहता है प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी। ठीक है, इसको फाइंड कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी, कुछ लोग स्लैश लगाते हैं या स्ट्रेट लाइन भी लगा सकते हो, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और यहाँ पे कंडीशन होगी कि बी की प्रोबेबिलिटी कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, वरना तब फ्रैक्शन वैलिड नहीं रहेगा। तो ये होती है हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन की प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी कंडीशन है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से पता चल रहा है कि एक कंडीशन लगी हुई है, ए की प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले एक कंडीशन लगा दी गई है कि बी वाला पहले ही हो चुका है। तो ए की प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले जब बी वाला पहले ही हो चुका है ये बताया जाए तो हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का केस आ जाता है, हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसे पढ़ा कैसे जाता है, पढ़ा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। इस तरह पढ़ा जाता है। इस प्रोबेबिलिटी को एक नाम से कहा जाता है, मतलब कुछ स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन इसे कह सकते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक तरह की गिवन दैट टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी है। गिवन दैट टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी है। जब भी तुमसे किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने को कहा जाए और उसके आगे किसी और इवेंट के बारे में कहा जाए गिवन दैट दिस इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो समझो प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का केस है 99%। ठीक है, ये होगी डेफिनेशन हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। ठीक, 10.2 का पहला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, ये हमसे ये कहना चाह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल्स टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज 0। देन बताओ हम लोग क्या कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड इसके बारे में।
देखो अगर हम लोग कंडीशन प्रोबेबिलिटी चीज का फॉर्मूला लगाएं तो ये चीज हो जाती है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक, अब यहाँ से चलो ए इंटरसेक्शन नहीं पता लेकिन कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और पीबी की वैल्यू अगर हमें जीरो दिख रही है, और लेकिन फॉर्मूले में कहा क्या गया था कि पीबी शुड नॉट बी इक्वल जीरो, ये भी कंडीशन मेंशन थी। तो अगर यहाँ पे जीरो रखते हैं इनफाइनाइट आएगा तो हम ये नहीं कहेंगे कि ए गिवन बी की प्रोबेबिलिटी इनफाइनाइट है, नहीं नहीं ये गलत हो जाएगा। ठीक, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जीरो है इसका मतलब ये है कि इवेंट बी हो ही नहीं रहा है, इवेंट बी के हैपन होने की कोई चांस ही नहीं है, हैपन होने की चांस जो है वो पूरी जीरो है, इवेंट बी होगा ही नहीं हो कभी। जब इवेंट बी कभी होगा नहीं तो पी ए गिवन बी, तो पी ए के बराबर ही तो हो गया। जब इवेंट बी हुआ ही नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पी ए है वही पी ए गिवन बी है, तो वो चीज डायरेक्टली 1/2 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये यही चीज कही गई है। ठीक, जब बी हुआ ही नहीं तो बी के होने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये के ऊपर। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 9 हमारे पास है, हम ये करने जा रहे हैं। इसमें कहा गया है कि एक फैमिली है जिसके 2 चिल्ड्रन हैं। तो अब दोनों चिल्ड्रन में पहला पार्ट है 9 का कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों चिल्ड्रन बॉय हैं और गिवन दैट एटलीस्ट वन इज बॉय, मतलब दोनों बच्चों के जेंडर के ऊपर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम अपनी सैंपल स्पेस क्रिएट कर लेंगे दोनों बच्चों के। ठीक, हम लोग लेट मान लेंगे कि बी डिनोट बॉय, बी बॉय को डिनोट करता है और जी डिनोट करेगा गर्ल को, ये मान लेना है। ठीक, सैंपल स्पेस में दो दो बच्चों का ग्रुप बनाते हैं और एक बॉय एक गर्ल करके ऑर्डर में रखते हैं। देखो एक है कि दोनों बॉयज होंगे, एक है कि पहला बॉय होगा दूसरा गर्ल होगा, एक है कि पहला लड़की होगा दूसरा लड़का होगा, और लास्ट है कि दोनों ही लड़कियां होंगे। इस सैंपल स्पेस में हमारे दो ही एलिमेंट पॉसिबल हैं, तीसरा कोई नहीं आएगा। मतलब ये चार है पास पॉसिबल है, पांचवा कोई नहीं आएगा। अब 9 के फर्स्ट की बात करते हैं। 9 के फर्स्ट में कहा गया प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। मतलब अगर ए को डिनोट करते हैं हम लोग कि बोथ आर बॉय और ए वन को, इसे ए नॉट मान लो, इसे ए वन कर लो, ए वन को डिनोट करते हैं एटलीस्ट वन इज बॉय। तो हमको फाइंड क्या करना है फर्स्ट पार्ट में, पी ए गिवन ए वन, पी ए नॉट गिवन ए वन, इसको फाइंड करने को कहा गया है। प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन इज बॉय, मतलब ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए नॉट इंटरसेक्शन ए वन अपॉन प्रोबेबिलिटी ए वन। अब फाइंड करते हैं दोनों की वैल्यू। ए नॉट इंटरसेक्शन ए वन है कि एटलीस्ट वन बॉय हो, और ए नॉट कहता है कि दोनों ही बॉय हो। इस केस में यही पहला एलिमेंट आता है बी बी, दोनों ही बॉय होंगे, वही वाला आ जाएगा इसमें। तो न्यूमरेटर का टर्म हो जाएगा 1/4। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं, वो है प्रोबेबिलिटी ए वन, मतलब एटलीस्ट वन इज बॉय। एटलीस्ट वन इज बॉय में ये पहला है दूसरा है और तीसरा है, फोर्थ वाला गर्ल और गर्ल का छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3/4, 4 कैंसिल, हमारा आंसर आ जाएगा 1/3। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट आते हैं। सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज इफ इट इज नोन दैट द एल्डर चाइल्ड इज अ बॉय। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों बच्चे बॉय हैं लेकिन ये अगर पता हो कि एल्डर इज बॉय। मतलब मान लो कि हमारे पास दो इवेंट हैं, ए नॉट बोथ आर बॉय, और ए वन फिर से लेट कर लो कि एल्डर मतलब बड़ा वाला बॉय है। तो अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ए नॉट इंटरसेक्शन ए वन, मतलब ए नॉट इन गिवन ए वन इंटरसेक्शन नहीं, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए नॉट इंटरसेक्शन ए वन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन। अब ए नॉट की प्रोबेबिलिटी की बोथ आर बॉय वो तो पहले ही निकाला है फर्स्ट पार्ट में ही, तो 1/4 ही रहेगा। अब ए वन है कि एल्डर लड़का होगा, एल्डर लड़का होगा उसमें ये दो बार हैं बी बी और बी जी, तो वो हो जाएगा 2/4, चार चार कैंसिल, इसका आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक, अब आते हैं अपने लास्ट वाले पे। लास्ट वाला हमसे कह रहा है पार्ट, थर्ड पार्ट है लास्ट। लास्ट पार्ट हमसे कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल्स इफ इट इज नोन दैट द एल्डर चाइल्ड इज गर्ल। फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट जैसा ही है, हम लोग ए नॉट मान लेंगे कि बोथ गर्ल है, और ए वन मान लेंगे कि एल्डर मतलब बड़ा बच्चा लड़की है। तो फाइंड क्या करना है प्रोबेबिलिटी ए नॉट गिवन ए वन,
फॉर्मूला याद ही हो चुका है, ए नॉट इंटरसेक्शन ए वन अपॉन प्रोबेबिलिटी ए वन। फॉर्मूला मेंशन करना जरूरी है, इस पे 1 मार्क्स मिल जाता है फॉर्मूला लिखने पे। अब ए नॉट इंटरसेक्शन ए वन है कि दोनों लड़की हो, बड़ा लड़की हो, तो ये लास्ट एलिमेंट हो जाएगा जी कॉमा जी, तो हो जाएगा 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी। इसे सेपरेटली निकाल के दिखा देना। और ए वन है कि एल्डर लड़की होगी, तो उसमें ये दो आते हैं, तो वो हो जाएगा 2/4, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका आंसर भी 1/2 आ जाएगा। हमारे तीनों पार्ट के आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि एक स्कूल है जहाँ पे 20% स्टूडेंट फेल होते हैं इंग्लिश में, 15% हिंदी में, मैथ में फेल होते हैं, और 10% ऐसे हैं तो दोनों में फेल होते हैं। तो हम लोग अपना नोटेशन ले लेते हैं कि लेट ई बार, ई डैश डिनोट करता है कि फेल हुए इंग्लिश में, ई डैश ले लेते हैं, ई डैश डिनोट कर रहा है कि वो इंग्लिश में फेल हुए, एम डैश डिनोट कर रहा है कि वो फेल हो गए बच्चे मैथ में। अब हमसे परसेंटेज के थ्रू कहा गया, तो परसेंटेज प्रोबेबिलिटी के इक्वल होती है। एक तरह से कहा जा रहा है कि 20% इंग्लिश में फेल हुए, मतलब प्रोबेबिलिटी ई डैश है 20%, मतलब 0.20 पे प्रोबेबिलिटी एम डैश मैथ में फेल हुए, वो चीज है 15%, मतलब 0.15, और प्रोबेबिलिटी वो दोनों में फेल हुए, वो चीज है ई डैश इंटरसेक्शन एम डैश। ठीक है, यहाँ पे कोई डैश का ऑपरेटर लगाया नहीं गया है, हम लोग का नोटेशन ही डैश में चल रहा है, इसलिए एलिमेंट डैश में दिख रहा है, कंफ्यूज ना होना। तो ये चीज है 10%, मतलब कि 0.10। अब फाइंड क्या करना है हमसे, फाइंड करने को कहा जा रहा है कि इफ ही पास इन इंग्लिश व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही आल्सो पास इन मैथ। मतलब ये कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, एक बच्चे को चूज किया गया, वो इंग्लिश में पास है, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो मैथ में भी पास है। मतलब प्रोबेबिलिटी बच्चा मैथ में पास है गिवन डेट वो इंग्लिश में भी पास है, इसे फाइंड आउट करना है। अब देखो, फाइंड करना है एम गिवन ई, मतलब मैथ में पास है गिवन डेट इंग्लिश में पास है। नोटेशन रिवर्स हो चुका है, थोड़ा सा डैश हट गया क्योंकि डैश था फेलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो प्रोबेबिलिटी एम गिवन ई है किसके इक्वल, ये इक्वल है प्रोबेबिलिटी एम इंटरसेक्शन ई के, प्रोबेबिलिटी एम इंटरसेक्शन ई के इक्वल है अपॉन प्रोबेबिलिटी ई। तो सबसे पहली बात तो एम इंटरसेक्शन ई को ढूंढो कि वो है क्या। देखो, एक चीज आसान है कि प्रोबेबिलिटी ई डैश गिवन है, तो हम लोग यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल सकते हैं, वो हो जाएगी 0.80, 1 माइनस हो जाती है। एक्चुअली में देखा जाए ई डैश का कॉम्प्लीमेंट ही तो ई है, वैसे एम डैश का कॉम्प्लीमेंट एम है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम मिल जाएगी 0.85। और इसका वो करते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट लें, ई डैश इंटरसेक्शन एम डैश का कॉम्प्लीमेंट ले लो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ई डैश इंटरसेक्शन एम डैश, मतलब इसके ऊपर होल डैश लग गया। ये क्या है, ये है 1 माइनस 0.90। अब हमने डिमॉर्गन लॉ लगाओ, ये साइन अंदर अप्लाई होगा, ये जब अंदर अप्लाई होगा तो ई डैश के ऊपर एक और डैश आ जाएगा जो कि उसे ई में ही बदल देगा, इंटरसेक्शन वाला रिवर्स होकर यूनियन बन जाएगा, और एम डैश के ऊपर एक और डैश आ जाएगा, वो एम बन जाएगा। ये हो जाएगी 0.90 आंसर आ जाएगी, ये 1 माइनस 0.10 था, 0.90 आ जाएगा। तो अब देखो, हमें पीई यूनियन एम मिल चुका है, पीई मिल चुका है, पीएम मिल चुका है। इस फॉर्मूले में जिसे हमने इक्वेशन नंबर 1 माना है, इसमें हमें पी एम इंटरसेक्शन ई चाहिए, वो यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग जान गए हैं कि प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एम या एम यूनियन ई, जो भी कहना चाहो, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन ई या ई इंटरसेक्शन एम, दोनों ही सेम ही चीज है। तो ई यूनियन एम है 0.90, ई की प्रोबेबिलिटी है 0.80, एम की प्रोबेबिलिटी है 0.85 माइनस पी एम इंटरसेक्शन ई। सॉल्व कर लो, पी एम इंटरसेक्शन ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.80, 0.85, 1.65 माइनस 0.90, ये आ जाएगी 0.75 किसकी, एम इंटरसेक्शन ई की प्रोबेबिलिटी। अब पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो एम गिवन ई आ जाता है 0.75 अपॉन एम पी ई, वो है 0.80, डेसिमल हटा, 5 1 5 5 5 1 8 15/8 या 5/6 आएगा इसका आंसर हमारा। मतलब प्रोबेबिलिटी कि वो मैथ में पास हुआ गिवन दैट वो इंग्लिश में भी पास है, वो है 5/6। ठीक ठीक। ये डिवीजन गलत हो गया, यहाँ पे है 0.15 आएगा, यहाँ 18 नहीं, ये 16 है, तो ये 16 है, 15/16 आंसर होगा इसका, डिवीजन गलत हो गया था।